नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले बात एनडीए की एकजुटता की होगी। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाली पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पटना में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एनडीए के सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। किस तरीके की तैयारी बैठक में की, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर पटना के बीजेपी दफ्तर की है, लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ बीजेपी के ही बड़े नेता नहीं दिख रहे, इसमें जेडीयू के नेता भी दिख रहे हैं। चिराग की पार्टी के नेता दिख रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं हम और आरएलएम के नेता भी। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि बिहार एनडीए की बड़ी बैठक है और बैठक का मकसद है 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना। प्रिय प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है, उस पंचायत दिवस को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए इसके लेकर के चर्चा हुई और सभी लोगों ने इसको ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने का फैसला लिया। एकजुट एनडीए की ये तस्वीर संदेश है उन लोगों के लिए जो गाहे बेगाहे 2025 चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 225 सीट हम लोग देख रहे हैं ना माहौल, 225 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी तेज हो गई है। चुनावी साल में एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। साथ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी से बिहार को कई सौगात देंगे। एनडीए की बैठक में पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई गई। इसके लिए 10 जिले के विधायक और सांसद जिलों में प्रवास भी करेंगे। खुद लोगों को रैली में शामिल होने का आमंत्रण भी देंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं 24 अप्रैल को पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सियासत तेज है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एनडीए एकजुट है। एलजेपी आरबी सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी कोई पहली बार बिहार नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी की प्राथमिकता बिहार है। इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए की मीटिंग हुई। शांभवी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बिहार आ रहे, बिहार उनकी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो लगातार आते थे और विधानसभा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी वो आए हैं और अब चुनावी वर्ष में हम लोग एंटर कर गए तो वो भागलपुर भी आए थे, अब वो मधुबनी आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाना, कैसे सफलतापूर्वक उनका कार्यक्रम हो, इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि आज बैठक की। एनडीए का तेजस्वी ने कहा है कमल के 20 साल ने बिहार को बर्बाद किया है, क्या कहेंगे? उनके पास अभी ये सारी चीजें बोलने के अलावा है क्या? हम विधानसभा में हम पूरी तरीके से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आरजेडी इस विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर ने कहा है नवंबर। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की रैली की। दरअसल पटना के गांधी मैदान में कल यानी कि 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने रैली की। रैली में 5 लाख लोगों के जुटान का दावा भी किया गया, पर ऐसा हुआ नहीं और अब विरोधी पीके की रैली के साथ साथ उनकी राजनीति को भी फेल बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जन सुराज की अब तक की सबसे बड़ी रैली, जिसके जरिए पीके शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, जो जन सुराज के लिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा था। उसी रैली पर अब सवालों की बौछार हो रही है। वजह है रैली में लोगों की कमी। पीके ने दावा किया था कि गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, पर तस्वीरें कुछ और ही रही। जब पीके मंच पर पहुंचे तो उन्होंने इसका दोष प्रशासन के सिर मढ़ दिया और कहा
कि करीब 2 लाख लोगों को पटना से बाहर ही रोक दिया गया। आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। पीके का लोगों को पटना के बाहर रोकने के आरोप पर पटना के डीएम चंद्रशेखर ने वीडियो जारी किया है, जिसमें सड़क बिल्कुल खाली नजर आ रही है। 11 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:30 बजे क्लियर है दीघा के पास। प्रशासन पर पीके के आरोप को विरोधी बहानेबाजी बता रहे हैं और उनकी राजनीति को फेल। गांधी मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। तो पूरे तौर पर नकाब उतर गया, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, राजनीति का शटर गिरा। अब ताला लगा करके चले जाइए तमिलनाडु, बिजनेस करिए। प्रशांत किशोर जी ने आज एक फ्लॉप रैली किया। मैं तो किसी मीडिया चैनल पर ही देख रहा था कि लगभग 80% कुर्सियां उनकी खाली रह गई। फिर भी अगर वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं तो कौन रोकता है? इतने हजारों राजनीतिक दल हैं, सैकड़ों दल हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं। एक फ्लॉप रैली उन्होंने आज किया है। प्रशांत किशोर जी खाली कुर्सियों के सहारे कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि पीआर एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट वाला नहीं चाहिए, बी टीम नहीं चाहिए। जय बिहार! जय बिहार! बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जन सुराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वो बिहार में तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं, पर विरोधियों का दावा है कि उनकी सियासत शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है और उन्हें अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीके की रैली सच में फ्लॉप हो गई? पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर जाम ना हटाने और जाम की वजह से लोगों की रैली में ना पहुंचने की बात कही थी। शनिवार को पटना के डीएम ने वीडियो सबूत के जरिए प्रशांत किशोर को जवाब दे दिया और कहा कि कहीं पर जाम की स्थिति नहीं थी। ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीर है शुक्रवार शाम की, जब जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बेहद आक्रामक तरीके से आरोप लगा रहे थे कि जाम की वजह से उनके 2 लाख समर्थक रैली में नहीं पहुंच पाए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि जाम को हटाने के लिए पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जवाब है पटना जिला प्रशासन का। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने वीडियो जारी कर प्रशांत किशोर के आरोपों को खारिज किया है। जेपी गंगा पथ 11 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:30 बजे बिल्कुल क्लियर है दीघा के पास। जेपी सेतु में गाड़ियां चल रही हैं। जेपी सेतु की स्थिति है, गाड़ियां बहुत ही स्मूथ चल रही हैं। जिस बदलाव रैली के सहारे प्रशांत किशोर शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, जिस रैली के जरिए प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करने वाले थे, उस रैली की खाली कुर्सियों ने विरोधियों को प्रशांत किशोर पर सवालों की बौछार करने का मौका दे दिया है। आखिरकार पीके ने मंच पर पहुंचते ही सारा दोष प्रशासन के सिर मढ़ दिया और कहा कि करीब 2 लाख लोगों को पटना से बाहर रोक दिया गया है।
लेकिन पटना के डीएम ने वीडियो जारी कर प्रशांत किशोर के इस दावे की हवा निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करेंगे अपराध पर हो रहे वार पलटवार की। देखिए, अपराध पर तेजस्वी यादव लगातार सियासत कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को क्राइम करने की खुली छूट दे दी है। तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। उन्होंने वैसे अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे दिया। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को क्राइम करने की खुली छूट दे दी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए तेजस्वी यादव साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने वैसे अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे दिया कि तुम जाके क्राइम करो, जिससे कि मैं नीतीश सरकार को बदनाम कर सकूं। तो यह सुशासन की सरकार है। जो भी तेजस्वी जी के कहने पर या नहीं कहने पर हत्या और अपहरण करेगा, निश्चित तौर पर जेल जाएगा और उसको सजा होगी। संजय जायसवाल का बयान आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए संजय जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहा है, तो विपक्ष ने सरकार पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, जिस तरह से सरकार के स्तर से शासन प्रशासन को पंगु बना दिया गया है, उसके संबंध में जब जनता और जनता के बीच में सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। जय जायसवाल जी जो कहे हैं, मुझे लग रहा है कि खास दल के लोग जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वैसे लोग सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की और प्रशासन की पैनी नज़र है, वो बचेंगे नहीं। तेजस्वी, क्या आपके नेताओं के घर अब बारूद के गोदाम बन चुके हैं? क्या अब आरजेडी राजनीति नहीं अपराध की फैक्ट्री बन गई है? जमीन पर आपके विधायक शराब की तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं, अब हथियार भी मिलने लगे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है, तेजस्वी, ये पैसा, शराब और हथियार किसके इशारे पर इकट्ठा हो रहे थे? दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार बिहार में हो रहे अपराध के आंकड़ों और खबरों के जरिए सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि अपराध करने वाले लोग आरजेडी के विधायक हैं और उन्हें क्राइम करने की छूट खुद तेजस्वी यादव ने दे दी है, ताकि नीतीश सरकार की छवि खराब हो। संजय जायसवाल के इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सिर्फ अपराध पर नहीं बल्कि शराबबंदी को लेकर भी सियासत तेज है। शराबबंदी पर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि झूठी शराबबंदी के नाम पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस पॉलिटिकल टूल बन चुकी है, अधिकारी कमाई करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों और अत्याचार के दोषी सरकार। चुनावी साल में तेजस्वी यादव ने फिर शराबबंदी पर सियासत सुलगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा, झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी की आड़ में अधिकारी कमाई करने में लगे हैं। पुलिस पॉलिटिकल टूल बन चुकी है। शराबबंदी के नाम पर 40,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट बन चुका है। सरकार का कोई अगर टिकपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो इसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार
के दोषी सरकार और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। शराबबंदी पर तेजस्वी के वार के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार किया। बिहार में शराबबंदी के बारे में श्री तेजस्वी यादव जी को जानना है तो जाकर के महिलाओं से पूछे, बच्चों से पूछे, शिक्षकों से पूछे। और उनके पिताजी के काल में जब शराब की यहाँ नदियां बहती थी तब लोग कैसे बच्चे घर से नहीं निकलते थे, महिलाएं अपमानित होती थी, घर में शराब के लिए झगड़ा होता था, बर्तन गहने बेचे जाते थे। सुझाव देने के नाम पर शराबबंदी को ही खत्म करने की बात अगर होती है तो ये गलत है। कोर्ट में भी सारा मामला मसला जाता रहता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी की इस तरह की टिप्पणी दर्शाने के लिए काफी है कि वो शराबबंदी के पक्ष में अब नहीं है। और हमें मालूम है इनसे और इनकी पार्टी से जुड़े कई लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो ये बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का कभी बहाना करते हैं, कभी कोई और बहाना करते हैं, दरअसल मामला जो है कि 40,000 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से जो चंदा लिए बैठे हैं उनका दबाव, उनका प्रेशर है। बिहार में शराबबंदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, एनडीए में शामिल नेता भी इस पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। चुनावी साल में तेजस्वी ने शराबबंदी पर फिर सवाल उठाकर एनडीए को सियासी बहस में उलझा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात करेंगे चुनावी साल में सरकार के तोहफे की। दरअसल चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। बिहार में गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 5,20,000 नए घर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। 24 अप्रैल को पीएम मोदी खुद बिहार को ये बड़ी सौगात देने के लिए बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। गरीबों को अब पीएम आवास योजना के तहत 5,20,000 नए घर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। पीएम मोदी खुद बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के लिए अनेक सौगात लेकर आ रहे हैं। पिछले साल गरीबों को 7,90,000 मकान पीएम आवास योजना के तहत दिए गए थे। अब बचे हुए 5,20,000 मकान भी गरीबों को दिए जाएंगे। पिछले वर्ष भारत सरकार ने बिहार में तकरीबन 13 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया था जिनके पास पक्के मकान नहीं थे। उसमें से तकरीबन 8 लाख लोगों को पक्के मकान की स्वीकृति दे दी गई थी। और अब 24 अप्रैल को बाकी बचे 5,20,000 परिवारों को पक्के मकान की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। 8 लाख मकान बिहार को दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का मकान बनाने के लिए। आज ग्रामीण विकास मंत्री जी जो हमारे कृषि मंत्री भी हैं भारत सरकार के, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आज मैं ये बिहार को तोहफा देने जा रहा हूं कि अब बिहार में जो 5.5 लाख से ऊपर लोग बचे हुए हैं जिनको कि पक्का मकान अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला है, आज मैं वो राशि और वो जो योजना है उसको निर्गत करने जा रहा हूं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान 5,20,000 नए स्वीकृत मकान की भी सौगात बिहार के लोगों को देंगे। पीएम आवास के तहत नए मकानों के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चुनावी साल में केंद्र सरकार लगातार बिहार पर सौगातों की बारिश कर रही है। केंद्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान की बड़ी सौगात दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर बाढ़ से है, जहां बाढ़ के मोकामा में चाराडी में आयोजित 3 दिवसीय वीर शिरोमणि बाबा
चौहरमल मेले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। चाराडी पहुंचे चिराग पासवान की एक झलक देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा चौहरमल की पूजा करने के बाद चिराग पासवान ने एक सभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री का जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। बाबा चौहरमल मेले में लाखों लोग चिराग पासवान को देखने के लिए पहुंचे थे। चिराग ने कहा कि वो एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि बेटे के तौर पर लोगों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल में बाबा चौहरमल के दर पर आस्था भी दिख रही है, आस भी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मोकामा के चौहरमल बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में जो उनके फैन हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और चिराग पासवान भी गाड़ी के ऊपर बैठकर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग जी, नेता कम अभिनेता ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये ना यहाँ पे नेता ना अभिनेता, यहाँ पे सिर्फ बेटा। यहाँ पे चिराग पासवान सिर्फ बेटा की भूमिका में ये प्यार, ये विश्वास, ये आशीर्वाद जैसे मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिलता था, ठीक आज उसी तरीके से मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़े गर्व की बात है। आनी पड़ती है, चिराग जहाँ जाते भीड़ वहाँ आ जाती है। मुझे लगता है ये वो विश्वास है जो मेरे पिता पे भी था कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया, मुझ पर भी लोगों का ये विश्वास बन रहा है। जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लोग इसीलिए और इस दीवानगी तक प्यार करते हैं। उतर जाओ प्रभु, उतर जाओ, इस दीवानगी तक प्यार करते हैं। अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे चिराग, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। चिराग पासवान को देखना है, इससे बढ़कर और प्यार क्या हो सकता है। और अगर ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे तो मैं भी अपनी जान का एक एक बूंद, एक एक कतरा सिर्फ इनके लिए निछावर करूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए थोड़ा जो हुजूम है, चिराग पासवान के जो तमाम समर्थक हैं, यहाँ देखिए दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के समर्थक यहाँ नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी अपनी सारी सिक्योरिटी को ताक पर रखकर अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। उनका बेटा बनकर आए हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि बेटा बनकर आए हैं और उनका प्यार भी बहुत मिल रहा है। लगातार एनडीए घटक दलों की बैठक हो रही है, पीएम भी आ रहे हैं, आप लोग तमाम लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए की एकजुटता है, गृह मंत्री बार बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम एनडीए के साथी एक साथ एक मंच पर दिखते हैं। वहीं कांग्रेस और राजद में वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को लड़ने की, एक दूसरे को कमतर करने की लड़ाई चल रही है। ऐसे में जहां बिखरा हुआ महागठबंधन, वही एनडीए की ताकत हमें इस बार ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने कहा कि चुनाव आप जीत चुके हैं, ये जनता बता रही है कि चुनाव चिराग पासवान जीत चुके हैं, तो क्या मोकामा में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये गठबंधन के भीतर तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, पर ये माहौल बताता है जहां से भी लड़ेंगे जीतेगा एनडीए का प्रत्याशी। यहाँ उनकी गाड़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चिराग पासवान भी अपने समर्थकों को निराश नहीं कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बेटा बनकर आए हैं। तमाम बातों पर उन्होंने अपने जो शब्द है बेबाकी के साथ रखे, साफ तौर पे कहा बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं, लेकिन मोकामा की जनता बता रही है कि यहाँ पर एनडीए की जीत तय है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मोकामा। और अब खबर कांग्रेस के दावे को लेकर है। कांग्रेस ने एक बार फिर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने यह दावा किया है और पहले भी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, उससे कम सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से 60 सीट पर चुनाव लड़ने के दावे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद पर दावेदारी के सवाल पर कहा कि सभी दल अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद फैसला होता है। लेकिन हम लोग पिछले बार 70 सीट लड़े थे, हमको लगता है कि उससे कम तो कांग्रेस पार्टी को नहीं लड़ेगी,
लेकिन ये तय हमारे ऊपर आला कमान करेंगे, इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग 70 सीट से कम नहीं लड़ना चाहिए। उनका डिमांड है, सभी राजनीतिक दल डिमांड करता रहता है, उसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना है। फिर आपको बताएंगे ये निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ये तय करेंगे कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, सीएम होगा। मैं तो कहूंगा सीएम और डिप्टी सीएम की बात सरकार बनने के बाद होना चाहिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेतिया से बड़ी खबर है, जहां नरकटियागंज में मकान का पाइप तोड़ने की विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। मामला शिकारपुर थाना के धूमनगर बेलवा टोला का बताया जा रहा है। वहीं इसका वीडियो भी सामने आ चुका है और वीडियो आपके सामने हम रखेंगे। देखिए, मकान का पाइप तोड़ने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स मकान में लगी पाइप को तोड़ रहा है और एक युवक हाथ में बंदूक लेकर वहां पर आ रहा है और जैसे ही वो सामने आता है, देखिए फायरिंग कर देता है। गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी है। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे अब पूछताछ हो रही है। हाँ, बन गई वीडियो लेके आइल बा काटता। धूमनगर में जमीन घर बनवले बा, नया घर बा। ओकरा पीछे रोहित जायसवाल, राहुल जायसवाल, पिता के नाम ललित जायसवाल, ये लोग माटी ट्रैक्टर से जाते रहो तो हमार बम्मा तुरवा दिले रहो, ट्रैक्टर से ला के देवाल भी खरोच हो गया। उनकर एगो और भाई रहो छोट, उ घर में से देसी पिस्टल ले आके लहरा के फायर कैल सब, फिर कांटा भर के लगल सब, कोशिश कैल सब मार दे। तब तक लोग मारपीट तो एगो लोग घर में ढुका के बंद कैल न, तो धमकी बाकी आई तारा के घरे न जाए दे। और अगली बड़ी खबर आपको किशनगंज से दे दे, जहां नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत की खबर है। एक ही परिवार के तीनों बच्चों की जान चली गई। तलवार बंधा गांव में हुआ बड़ा हादसा। नदी में नहाने के दौरान डूबे तीनों बच्चे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नदी में डूबे ये 3 बच्चे बताया जा रहा है नहाने गए थे और हादसे का शिकार हो गए। एक ही परिवार के 3 बच्चों की जान जाने के बाद गांव में मातम का माहौल है। और अगली बड़ी खबर आपको सुपौल से दे दे, जहां पर मजदूर की गोली मारकर हत्या की खबर है। टेंट में काम कर रहे मजदूर की हत्या कर दी गई। लूट का विरोध करने पर यह गोली मारी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बवाल किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की खबरें देखिए शिप्रा के साथ।